हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो इस पार्टीशन के बाद लोगों का क्या रिएक्शन आया और रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा देश के नेशनलिज्म पे, कैसे वो नेशनलिस्ट स्ट्रगल को प्रमोट करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट क्या था उस टाइम पे। एंटी पार्टीशन, एंटी मतलब अगेंस्ट, पार्टीशन तो पार्टीशन जो हुआ था, बंगाल को जो दो पार्ट्स में बांटा गया था उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन के थ्रू, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन हुआ। लोग काफ़ी अग्रेसिव हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि बंगाल के सिटीजन्स को ये पसंद नहीं आया पार्टीशन। Actual partition was given effect on 16th October 1905 by breaking up Bengal and its 41.2 million Bengali speaking people। तो जैसा पार्ट 1 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का एक्चुअल पार्टीशन होता है और उस पार्टीशन में 41.2 मिलियन बंगाली स्पीकिंग लोगों जो थे उन उतने लोगों को अलग होना पड़ता है। कुछ लोग ईस्ट बंगाल और कुछ लोग वेस्ट बंगाल में रह जाते हैं। इस पार्टीशन से सबको इशू था, लोगों को अपनी यूनिटी उनकी ब्रेक हो रही थी और काफ़ी लॉस हो रहा था इधर से उधर जाने में, तो इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होता है बंगाल में। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्रिस्टलाइज्ड इनटू 4 फेजेस। ये मूवमेंट 4 फेजेस में बटा था, 4 फेज में चलता है। फर्स्ट फेज़ में अगर देखेंगे, इन द फर्स्ट फेज़ 16 अक्टूबर को क्या हुआ। सबसे पहले 16 अक्टूबर क्या था, डे ऑफ पार्टीशन। जिस दिन पार्टीशन हुआ, अनाउंसमेंट हुई क्या 16 अक्टूबर को पार्टीशन किया जाएगा, उसी दिन एकदम हड़ताल लोगों ने किया। हड़ताल मतलब कि धरना प्रदर्शन करना। पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी वॉक बेयर फुटेड। सब जितने भी सेक्शंस, चाहे जिस भी धर्म जाति के लोग हो, सब नंगे पाँव चल के प्रोटेस्ट किए। रिवर गंगा नदी में सबने स्नान किया, बात किया। पीपल स्टार्टेड वॉकिंग एंड सिंगिंग द फेमस सॉन्ग बांग्लार माटी बांग्लार जल, कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सॉन्ग आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग उस टाइम पे गाया था, बांग्लार माटी बांग्लार जल, प्रोटेस्ट को शो करने के लिए। तो सारे लोग बेयर फुट चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, गंगा नदी में जाके स्नान करते हैं, जो कि यूनिटी को दिखा रहा था। और सब लोग साथ में मिल के चलते हुए गाना गा रहे थे, बांग्लार माटी बांग्लार जल, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था। ठीक है, इसी ओकेशन के लिए। द पीपल ऑब्जर्व रक्षाबंधन बाय ट्राइंग थ्रेड्स ऑफ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज मार्क ऑफ ब्रदरहुड। अब ब्रदरहुड को दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम्स ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। रक्षाबंधन आप लोग को पता होगा कि काफ़ी सैक्रेड फेस्टिवल है हिंदूज़ का, जिसमें भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो वही फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, जिससे यूनिटी को दिखाया जा सके, ब्रदरहुड, एकता दिखाई जा सके, भाईचारा। आरंधन, दैट इज़ कीपिंग द हर्थ अनलिट, वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। आरंधन भी कहीं कहीं हुआ प्रोटेस्ट के मोमेंट के टाइम पे। अब ये आरंधन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस दिन खाना नहीं बनाया जाता, घरों में तो लोग खाना नहीं बनाते हैं प्रोटेस्ट को शो करने के लिए, अपने गुस्से को शो करने के लिए। बिग कॉन्फ्रेंस वॉज अरेंज्ड एट कलकत्ता टाउन हॉल, वेयर स्पीकर्स वन आफ्टर अनदर एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स एंड इंजर्ड सेंटिमेंट्स आफ्टर बीइंग द अगेंस्ट द पार्टीशंस। एक कलकत्ता टाउन हॉल में एक जगह पे वहाँ पे मीटिंग होती है, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस बिठाया जाता है, जहाँ पे लोग पार्टीशन के ख़िलाफ़ अपने गुस्से को, एंगर को शो करते हैं। मुस्लिम लीडर्स लाइक अबुल खासेम दिन मोहम्मद, दादर डॉग्स, लियाकत हुसैन जॉइन द प्रोटेस्ट मूवमेंट। कुछ मुस्लिम लीडर्स के भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं जो इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनते हैं। और फिर आनंद मोहन बोस लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फेडरेशन हॉल, एंड इन दैट सेरेमनी people took to the vote to resist the partition at all cost। आनंद मोहन बोस एक पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे, जिन्होंने एक फेडरेशन हॉल में एक सेरेमनी कंडक्ट कराई सभी लोगों की, सभी बंगाल के लोगों की, जहाँ पे सब लोगों ने इस पार्टीशन के ख़िलाफ़, पार्टीशन को रेजिस्ट करने का वचन लिया, ओथ लिया। ठीक है। द जर्नल बंगाली एडिटेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब एक जर्नल लिखते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इन्होंने उसमें एक आर्टिकल भी पब्लिश किया, अ ग्रेव नेशनल डिज़ास्टर। इस पार्टीशन को डिस्क्राइब किया गया अ ग्रेव नेशनल डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है देश के लिए, देश की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए। नंबर ऑफ़ पब्लिक मीटिंग्स, बहुत जगह पब्लिक मीटिंग्स होती है, प्रोटेस्ट होता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द बंगाल लैंड होल्डर, जितने भी बड़े बड़े एसोसिएशंस थे, सारे एसोसिएशंस मिलकर सरकार को मेमोरियल्स भेजते हैं, पटिशन भेजते हैं
कि इसको पार्टीशन को रिपील किया जाना चाहिए। द मैमथ रिप्रेजेंटेशन विद द सिग्नेचर ऑफ 7,000 पीपल ऑफ ऑल क्लास एंड कम्युनिटी वॉज सबमिटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब बहुत सारे लोगों ने साइन करके कि ये पार्टीशन को ख़त्म करना चाहिए, इस ऐसे प्रपोज़ल पे साइन करके सबने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक रिप्रेजेंटेशन सेंड किया, भेजा। द कैलकाता हाई कोर्ट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द पार्टीशन एंड कैरेक्टराइज्ड इट एज अ रेट्रोग्रेड एंड मिस्चीवियस स्टेप। कलकत्ता के हाई कोर्ट, उस टाइम पे कलकत्ता में जो हाई कोर्ट था वो भी इस पार्टीशन के ख़िलाफ़ था, और उसने भी कलकत्ता के हाई कोर्ट से ये आया स्टेटमेंट कि ये जो है ये बहुत गलत स्टेप है, मिसचीवियस स्टेप है, बुरा स्टेप है, जो कि नहीं लिया जाना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है। और द इंग्लिश प्रेस इन इंडिया लाइक इंग्लिश मैन, स्टेट्समैन, पायनियर, सब ने, जितने भी न्यूज़पेपर, मीडिया और सभी लोगों ने हर तरीके से इसको पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। इन द सेकेंड फेज़ द आत्मशक्ति और सेल्फ हेल्प मूवमेंट स्प्रेड। सेकेंड फेज़ में क्या होता है, आत्मशक्ति, सेल्फ हेल्प मूवमेंट स्टार्ट होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अश्विनी कुमार दत्ता, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, सेकेंड फेज़ में मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। आत्मशक्ति का क्या मतलब है, खुद से खुद की हेल्प करना, सेल्फ हेल्प। रविन्द्रनाथ टैगोर नाउ आस्क्ड द कंट्रीमैन टू ऑर्गेनाइज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सभी लोगों से कहा, देशवासियों से, कि आपको कुछ है कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना है, ब्रिटिश अथॉरिटी से एकदम अग्रेसिव तरीके से, मतलब ऐसे प्रोटेस्ट करना है जिससे कि ब्रिटिश अथॉरिटी हमारी बात को मान ले। द पोएट ऑल्सो लेट डाउन अ प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक वर्निकुलर एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये भी बताया लोगों को कि हमको हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। प्रेस को अच्छे से सब कुछ छापना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सोशल रिफॉर्म किया जाएगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उन्होंने ये सारी बातें स्वदेशी समाज, उनकी एक और आर्टिकल थी उसमें भी लिखी। सतीश चंद्र मुखर्जी दस फाउंडेड द डॉन सोसाइटी। अब उसी टाइम पे सतीश चंद्र मुखर्जी एक अदर इम्पॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने डॉन सोसाइटी एक ग्रुप बनाया, जिसके थ्रू नेशनल एजुकेशन के आइडिया को काफ़ी इम्पैक्ट दिया गया। मतलब कि देश में जितने भी सिटीज़न्स हैं, नेशनल हमारे सिटीज़न्स हैं, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अश्विनी कुमार दत्ता ने भी ऐसे ब्रज मोहन कॉलेज बनाया जिससे सब लोग एजुकेटेड हो सके, इंडियंस को, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर ब्रिटिश मेंबर्स ही हुआ करते थे, या हाई क्लास के लोग, जो अमीर लोग होते थे वही पढ़ पाते थे। तो इसीलिए ये सारे कॉलेजेस खोले गए नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सर पीसी रॉय, डॉक्टर नील रतन सरकार ने भी फैक्ट्रीज़ और ट्रेडिंग सोसाइटीज़ बनाई। इन द थर्ड फेज द एंटी पार्टीशन मूवमेंट बिकेम अ पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू बॉयकॉट एंड स्वदेशी। अब जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था वो थर्ड फेज में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस, लोग एकदम एक्टिवली रेजिस्ट करते हैं, खड़े होते हैं ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़। और उस टाइम पे थर्ड फेज़ में कौन सा वे वो अडॉप्ट करते हैं, बॉयकॉट एंड स्वदेशी का, कि अब हम हर चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे, जो हमारे देश में की चीज़ें हैं उनको अपनाएंगे। बॉयकॉट वाज नेगेटिव। बॉयकॉट एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव क्यों, मतलब कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, वो नेगेटिव सेंस में है। और स्वदेशी कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि इंडिया में भी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाए, डेवलप करके उसको स्वदेशी अपनाया जाएगा। द मॉडरेट पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट had no effect. Lord Curzon said partition of Bengal is a settled fact and what is settled cannot be unsettled. Lord Curzon ने बोला कि जो बंटवारा हुआ है, इतना थर्ड फेज में प्रोटेस्ट हुआ, बॉयकॉट, स्वदेशी भी लाया गया, फिर भी जो गवर्नमेंट थी वो इंडिफरेंट थी, बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, लोगों के रिक्वेस्ट को। और लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि बंगाल का पार्टीशन जो है वो एकदम सेटल हो चुका है, जो सेटल हो जाता है उसको वापस से बदला नहीं जा सकता, ये एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन है हमारा और इसको चेंज नहीं किया जाएगा। बिपिन चंद्र पाल इन हिज न्यू इंडिया मेड अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द पिटीशन एंड प्रेयर पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस लीडर ने प्रोटेस्ट किया। बिपिन चंद्र पाल ने अपने जर्नल न्यू इंडिया में उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो पिटीशन एंड प्रेयर की पॉलिसी उस टाइम पर, जैसे गांधी जी और जो भी थोड़े मॉडरेट लीडर्स हुआ करते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पिटीशन करते थे, लेटर्स लिख के रिक्वेस्ट करना या प्रेयर करना या धरना प्रदर्शन करना, एक्टिवली प्रोटेस्ट नहीं करते थे ज़्यादातर, क्योंकि एक्टिव प्रोटेस्ट के से उनको डर था कि काफ़ी रुथलेस रिप्रेशन किया जाएगा, इसीलिए नहीं किया जाता था। तो बिपिन चंद्र पाल इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं।
In his famous pamphlet New Lamp for Old, Aurobindo Ghosh appealed to the people to rally for forging powerful active movement. औरोबिंदो घोष का भी एक फेमस पैम्पलेट था जिस न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, जिसमें वो बोलते हैं सभी लोगों को कि एक एक्टिव मूवमेंट चलना चाहिए। अब रिक्वेस्ट नहीं करना है, हमको एक्टिवली उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। 1907 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि बस प्रोटेस्ट करने से इस राज के खिलाफ, राज मतलब यहाँ पे ब्रिटिश राज की बात की गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इतना एक्टिवली प्रोटेस्ट करेंगे तभी कुछ हमें मिल सकता है। सिंपल प्रेयर एंड पिटीशन से कुछ नहीं होगा। दिस मूवमेंट इज़ नाउ डायरेक्टेड अगेंस्ट राज एंड सीक्स इट्स एंड इट मस्ट गो इन द कॉलम ऑफ वंदे मातरम। औरोबिंदो गिव द बैटल क्राई अबॉलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और औरोबिंदो घोष प्रोटेस्ट के लिए एक स्लोगन भी देते हैं कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है उसको ख़त्म करना होगा, अबॉलिश करना होगा। तो ऐसे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया जाने लगा था उस टाइम तक। ब्राह्मो वल्लभ उपाध्याय ऑल्सो रिबेक द मॉडरेट फॉर देयर पिटीशन टेक्निक। ब्राह्मो वल्लभ उपाध्याय ने भी मॉडरेट्स को बोला, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि पेटिशन वाली आपकी जो टेक्निक है वो अच्छी नहीं है। पेटिशन मतलब बेसिकली लेटर लिख के प्रेयर करके रिक्वेस्ट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई बात मनवाने के लिए। Thus the modern line of protest did not succeed. The leaders now started reaching for new method. अब जो मॉडरेट प्रोटेस्ट कर रहे थे या प्रेयर करके डिसीजंस मनवा रहे थे वो सक्सीड नहीं होता है, तो अब लीडर्स को नए तरीक़ों की ज़रूरत समझ में आती है। और कृष्ण कुमार मित्रा, जो ये इम्पोर्टेंट नाम है, फेमस पर्सनैलिटी है। कृष्ण कुमार मित्रा का एक जर्नल था संजीवनी। संजीवनी में 13 जुलाई को पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 जुलाई 1905 को संजीवनी जर्नल में कृष्ण कुमार मित्रा जिसने लिखा था, जिसको उस जर्नल में सबसे पहले बॉयकॉट का आइडिया इन्होंने दिया कि बॉयकॉट किया जाएगा ब्रिटिश के गुड्स को, ब्रिटिश के जो भी सामान हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब कुछ को बॉयकॉट किया जाएगा। वहाँ पे कोई भी इंडियन सिटीजन्स नहीं जाएंगे, ना उसका यूज़ करेंगे, और जितने भी कॉन्टैक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट लीडर लाल मोहन घोष एक्सप्रेस द होप इन अमृत बाजार पत्रिका दैट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स वुड क्रिएट हैवॉक ऑन द मैनचेस्टर कॉटन मिल्स ऑफ इंग्लैंड। अब लाल मोहन घोष भी ये बताते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि हम रोक सकते हैं कॉटन्स का प्रोडक्शन। कॉटन्स इंग्लैंड में नहीं जाएगा, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में, तो उनके ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई। न्यूज़पेपर लाइक वंदे मातरम, संध्या, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी बॉयकॉट के प्रपोज़ल को पब्लिश किया गया। एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग भी कंडक्ट कराई गई कलकत्ता के टाउन हॉल में। तो फोर्थ फेज़ में अब क्या होगा, थर्ड फेज़ में, तो बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट किस फेज़ में आया था अगर पूछा जाएगा तो थर्ड फेज़ में ये चीज़ें आई थी। कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने जनरल संजीवनी में लिखा था बॉयकॉट के बारे में। इन द फोर्थ फेज़ द स्टूडेंट वॉलंटियर नाउ टुक द लीड एंड दे स्टार्टेड पिकेटिंग बिफोर शॉप्स। फोर्थ फेज़ में स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स थे, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे थे, स्कूल्स में, वो सारे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हर दुकानों को जहाँ पे अंग्रेज़ों के सामान, जो ब्रिटिशर्स के शॉप्स हुआ करते थे, उनको बंद किया जाने लगा, इंडियंस बंद करवा देते थे, पिकेटिंग किया जाने लगा फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बॉयकॉट एंड स्वदेशी। अब बॉयकॉट और स्वदेशी का जो मैसेज है वो सब तक पहुंच सके, इसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो कलकत्ता में एक्टिवली वो होते हैं, अपराइज होते हैं, ग्रो करते हैं और इसको फॉस्टर करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ देम वर भ्रातृ संघ। अब कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इन्होंने बॉयकॉट एंड स्वदेशी को प्रमोट किया उस टाइम? भ्रातृ संघ, स्वदेश बांधव, अनुशीलन एंड साधना सुहरीद। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको याद रखने हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट साहा कम्युनिटी बिकम द लार्जेस्ट बिकॉज दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब साहा कम्युनिटी, लेकिन हर जगह सब लोग बातों को माने ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अब कुछ लोग जैसे साहा कम्युनिटी के लोग इस उनके जो बॉयकॉट मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो फॉरेन गुड्स को एक्सेप्ट करते रह जाते हैं। तो कौन सी कम्युनिटी थी जो इसमें अपना सपोर्ट नहीं शो करती है, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो साहा कम्युनिटी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें देखना है माताराम एंड केम आउट। मतलब सब लोगों ने वंदे मातरम का स्लोगन दिया, स्कूल से बाहर आ गए, प्रोटेस्ट किया। गवर्नमेंट जॉब जो करते थे लोग, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। पुलिस ने काफ़ी बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया लोगों पे
और गवर्नमेंट ग्रांट भी देना बंद कर दी, पेंशन जो दिया करती थी बाकी लोगों को प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। और कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं लिए, जैसे मुस्लिम लीडर्स कुछ तो लिए थे बॉयकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट, लेकिन बाकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो इससे अलूफ़ रहती है, बाहर रहती है। ठीक है। लॉयर्स ने भी बॉयकॉट किया इंग्लिश कोर्ट्स को, डॉक्टर, टीचर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जितने भी लोग थे उस टाइम पे प्रोफेशनल लोग, सब लोगों ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ खड़े थे, प्रोटेस्ट करे, एक्टिवली सब ने पार्टिसिपेट किया। पीपल वर नाउ फॉर इंडिजिनस गुड इन ल्यू ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब हम जब अगर लोग ब्रिटिश गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको कुछ तो चाहिए अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो देश में ही गुड चीज़ें बनने लगी जो विदेश से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो स्वदेशी अपनाया जाने लगा। फेमस फोल्क सिंगर लाइक मुकुंद दास, भूषण दास, ये कुछ सिंगर्स थे जिन्होंने स्वदेशी के आइडिया को काफ़ी रूरल एरियाज़ में भी प्रमोट करने का काम किया अपने गानों सॉन्ग्स के थ्रू, क्योंकि ये सिंगर्स हुआ करते थे, तो ये अपने गाने से या फिर अपने थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस से इस स्वदेशी की और बॉयकॉट की बात को लोगों तक पहुंचाते थे। सतीश चंद्र मुखर्जी नाउ स्टार्टेड द इम्प्लीमेंट ऑफ हिज प्लान ऑफ नेशनल एजुकेशन। सतीश चंद्र मुखर्जी मैंने आपको आगे भी पढ़ाया था कि इन्होंने डॉन सोसाइटी बनाई थी कि सबको एजुकेशन मिल सके, तो इन्होंने भी इस नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम शुरू किया उस टाइम पे। इसी टाइम पे बंगाल में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बनता है और जिसको अब के टाइम का जादवपुर यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो उस टाइम पे नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी स्टेप्स लिए गए। अ नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज सच एस कलकत्ता पॉटरीज, बंगाल केमिकल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी बनाई गई, बंगाल केमिकल, बांगा लक्ष्मी, कॉटन मिल, मोहिनी मिल, नेशनल टैनरी, सब कुछ बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टार्ट की गई उस टाइम पे, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। दिस मूवमेंट एनकरेज अ फ्लो ऑफ नेशनलिस्ट एंड पेट्रियाटिक लिटरेचर। जितने भी राइटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे उन लोगों ने भी काफ़ी इस बात को स्प्रेड किया, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए और बॉयकॉट करना चाहिए ब्रिटिश गुड्स का। बहुत से पेट्रियाटिक ड्रामा भी लिखे गए, जैसे गिरीश चंद्र घोष, अमृतलाल बोस, इन लोगों ने कुछ देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ ड्रामा लिखा अपने लिटरेरी बुक्स में। इन द फिफ्थ फेज एंटी पार्टीशन मूवमेंट टुक द कैरेक्टर ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। अभी तक तो लोग काफ़ी एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब लोग टेररिज्म पे आ जाते हैं, ब्रूटल रिप्रेशन होता है। फिफ्थ फेज में जो सरकार थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो चुप नहीं बैठेगी, उसने भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको काफ़ी दबाने के लिए उन पे लाठी चार्ज किया, बहुत बुरी तरीके से उनको कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, पुलिस फोर्स का यूज़ किया गया। इंस्पिरेशन ऑफ अरबिंदो एंड हिज ब्रदर बारिंद्र घोष जो वो सेक्शन ऑफ द यूथ रिवोल्यूशनरी। अब उस टाइम पे जो लोग थे, जो युवा पीढ़ी थी उस टाइम पे, अरबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष, इन दो लोगों से इंस्पायर होके टेररिज्म के पाथ को अडॉप्ट कर लेते हैं। पहले तो प्रोटेस्ट चल रहा था सिर्फ, अब लोग हिंसा पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी एक्टिवली होने लगती हैं। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे उनको भी बहुत बुरी तरीके से लोग मारते पीटते हैं। तो बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल पे यहाँ पे रायट्स होता है। असेसमेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट ये जो हुआ था वो सही था या गलत था, उसका असेसमेंट किया जाएगा। तो पार्टीशन बंगाल का हुआ, उसी में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था और ये स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी तब से इंडियन हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन गया। दो द मूवमेंट स्टार्टेड विद अ बैंग, इट एंडेड विद अ विम्पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था ये बात कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, इतना तेज़ी से स्टार्ट हुआ, बैंग के साथ, एक धमाके के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बहुत स्लो में, बहुत जल्द ही, बहुत कम टाइम में ख़त्म हो गया। अमलेश त्रिपाठी ने ये बात कही थी। इसका कहने का पीछे का रीज़न क्या था उनका, तो चलिए रीज़न्स को भी समझते हैं। अब मूवमेंट इतना जल्दी ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, ब्रिटिशर्स जो थे, लाठी चार्ज करते हैं, लोगों को मारते हैं, बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो सब डर जाते, घबरा जाते हैं। और बरिसाल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1904 पुलिस ने फोर्स का यूज़ करके लोगों को ब्रूटली मार पीट के, जो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था सबको जेल में डाल देती है। और काफ़ी एंटी इम्पीरियलिस्ट एजिटेशन को बहुत बुरी तरीके से रिप्रेसिव मेजर्स का यूज़ करते हुए दबा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ने वंदे मातरम को
का जो नारा लगा के लोग यूनिटी को शो कर रहे थे उसको भी बैन कर दिया कि कोई भी वंदे मातरम का स्लोगन अब नहीं देगा। स्प्लिट इन कांग्रेस, स्प्लिट इन सूरत कांग्रेस इन 1907 वीकेंड द मूवमेंट। अब 1907 जब ये मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम पे कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, मतलब सूरत स्प्लिट आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बस आप इतना जान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कांग्रेस के मेंबर्स के बीच में, जिसकी वजह से ये मूवमेंट और वीक हो जाता है, यूनिटी ब्रेक हो जाती है उस टाइम पे। मतलब बिपिन चंद्र थिंक्स दैट दो स्वदेशी मूवमेंट हैड स्प्रेड आउटसाइड बंगाल। अब बिपिन चंद्र को क्या लगता है कि स्वदेशी मूवमेंट तो पूरे बंगाल के बाहर तक तो फैल गया है, लेकिन अभी देश जो है नए मेथड को अपनाने के लिए रेडी नहीं है। नया मेथड क्या था? स्वदेशी एंड बॉयकॉट। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट वॉज देयर अ सडन वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप का भी कमी आ गया उस टाइम पे, क्योंकि लीडर्स को भी उठा के, जैसे इम्पॉर्टेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, उनको ही जेल में डाल दिया गया। तो अब जो जनता को समझाने के लिए कि उनको कैसे काम करना है रहेगा ही नहीं, कोई लीडर नहीं रहेगा तो कैसे मूवमेंट कोई टिक सकता है। तिलक जी को भी 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जा सकता है। लाला लाजपत राय को भी डिपोर्ट कर दिया जाता है। बिपिन चंद्र पाल, औरबिंदो घोष, सभी इम्पोर्टेंट लीडर्स को इम्प्रिजन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट लीडरलेस हो जाता है। और नेक्स्ट, द मूवमेंट वॉज मेनली कन्फाइंड टू मिडिल क्लास पीपल। मूवमेंट में सब कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ मिडिल क्लास पीपल लाते हैं। फार्मर और पीजेंट्स इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते अच्छे से, वर्किंग क्लास और पीजेंट्स। स्वदेशी मूवमेंट डिड नॉट ट्राई टू रैली द पीजेंट एंड फेल टू स्टिर अप पीजेंट इमेजिनेशन। पीजेंट्स, किसान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कमी हो जाती है, लोगों की यूनिटी नहीं थी। नो लीडर गिव एनी कॉल फॉर सच एन एजिटेशन, एक्सॉर्बिटेंट टैक्स एंड रेंट। कोई लीडर ने इतने ज़्यादा टैक्स, मतलब यहाँ पे पीजेंट्स की बातों को नहीं रखा गया, इसलिए पीजेंट्स इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट ऑलरेडी वीक पड़ जाता है। और सुमित सरकार का मानना था कि पीजेंट्स का ना आना मूवमेंट में और वर्किंग क्लास का ना आना एक फंडामेंटल बेसिक वीकनेस है, बेसिक रीज़न है इस मूवमेंट को ख़त्म होने के लिए। मुस्लिम पीजेंट ऑफ ईस्ट बंगाल डिड नॉट जॉइन द मूवमेंट बिकॉज हिंदू जमींदार फोर्स देम टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ अगेंस्ट देयर विल। मुस्लिम किसान जो थे ईस्ट बंगाल में, वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करते हैं। अब मुस्लिम किसान क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि हिंदू ज़मींदार जो हुआ करते थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे थे कि आप फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट कीजिए, मना कर दीजिए, मत यूज़ कीजिए, जो कि मुस्लिम पीजेंट्स नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो फॉरेन क्लोथ को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको कपड़े कहाँ से मिलते? इंडियन क्लोथ उस टाइम पे एक्सपेंसिव थे, ब्रिटिश क्लोथ उस टाइम पे चीप थे, सस्ते मिल जाते थे, इसलिए लोग ले लिया करते थे वही, जिसकी वजह से अब मुस्लिम्स वहाँ के सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मास मोबिलाइजेशन नहीं होता है और मूवमेंट अल्टीमेटली फेल हो जाता है। द नैरो हिंदू कैरेक्टर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑल्सो मेड जनरल मुस्लिम इंडिफरेंट टूवर्ड द मूवमेंट। अब जो हिंदूज लोग थे उनकी कुछ एक्टिविटीज़ मुस्लिम्स लोगों को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मुस्लिम्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हिंदू के पास्ट को ग्लोरीफाई करना, उस मूवमेंट में हमने देखा कि लोग गंगा नदी में जाके गंगा रिवर में जाके स्नान करते हैं, राखी बांधते हैं, ये सारी चीज़ें जो जितने भी हिंदू कस्टम्स थे उनका यूज़ करके यूनिटी को शो किया जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को ये बात पसंद नहीं आती है कि उनके विल के अगेंस्ट उनको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने को कही जा रही है। तो इसीलिए हिंदू रिवाइवलिस्ट प्रोपेगेंडा की वजह से मूवमेंट वीक पड़ जाता है। ठीक है, यूनिटी नहीं आ पाती है लोगों के बीच में, और जो उनकी वो थी कनेक्शंस थी वो और ब्रेक हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फाइनली मूवमेंट डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि मास मूवमेंट नहीं बन पाई। और बिपिन चंद्र के हिसाब से मूवमेंट तभी टिक पाता अगर लोगों ने इसको सस्टेन किया होता, सब लोग इसमें आए होते, सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना होती लोगों के मन में, और इतना रिप्रेशन नहीं हुआ होता। तो एज द मूवमेंट टर्न टू पाथ ऑफ टेररिज्म ओपन कॉन्टैक्ट इट लॉस्ट ओपन कॉन्टैक्ट विद द पीपल। अब यहाँ पे टेररिज्म के राह पे चला गया मूवमेंट, तो जो नॉर्मल लोग थे वो तो टेररिज्म नहीं चाहते थे, इसलिए मूवमेंट और वीक हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है इस चैप्टर के, आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे डेट्स, MCQs में या कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म नेक्स्ट टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।